हिंदी में कई शब्दों की स्पेलिंग को लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है। बहुत सारे एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी के 10 ऐसे कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले वर्ड्स जिनसे आपका पाला पड़ता रहता होगा। साथ ही साथ उसकी क्लैरिफिकेशन भी दूंगा जिससे कि आपको पता चले कि उस वर्ड को वैसे ही क्यों लिखा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस क्लास में आज हम देखेंगे संस्कृत से निकले हुए 10 ऐसे शब्द जो हिंदी में यूज किए जाते हैं और अक्सर जिनकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक देखने के लिए मिलती है। तो आइए जानते हैं। इस तरह के शब्दों में सबसे पहला शब्द है आशीर्वाद। यह संस्कृत से बना हुआ शब्द है और संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है आशीर्वाद। अब आशी ही जो शब्द है इसमें विसर्ग है, उस विसर्ग की जगह पर र हो जाता है। विसर्ग को र क्यों होता है इसमें डिटेल में मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं। विसर्ग संधि का वो वीडियो है जहां पर विसर्ग संधि के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आशी के जो विसर्ग है इसकी जगह हो जाता है र, वर्ड हो जाता है आशीर्वाद। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? जो र है इस र को कहाँ लिखा जाएगा? र को आपने देखा होगा कि कभी कभी हम व्यंजन के ऊपर भी लगाते हैं और कभी कभी व्यंजन के नीचे भी यूज करते हैं। सवाल है कि यहाँ पर इसे किस जगह रखा जाएगा। तो इसे याद रखने के लिए छोटी सी एक कॉमन सी बात याद रखें कि जब भी ये र किसी व्यंजन के ऊपर होता है तो उसके पहले बोलता है, और अगर ये उस व्यंजन के नीचे हो तो उस व्यंजन के बाद बोलेगा। ठीक है, जैसे दो वर्ड है, एक है कर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं म के ऊपर र है तो ये म से पहले बोला जा रहा है कर्म, और दूसरा है क्रम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क के नीचे ये र लगा हुआ है, इसीलिए ये क के बाद में बोला जा रहा है क्रम। तो इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका है कि अगर ये ऊपर है किसी व्यंजन के यानी सर पे चढ़ा हुआ है तो उससे पहले बोलेगा, और अगर नीचे पैरों में पड़ा हुआ है तो उस व्यंजन के बाद में बोला जाएगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं और सही स्पेलिंग इसकी जो होगी वो होगी आशीर्वाद, इस तरीके से। कॉमन स्पेलिंग एरर वाला दूसरा शब्द है उज्ज्वल। इसको आपने इन दोनों तरीके से लिखा देखा होगा, लेकिन सही तरीका क्या है बताता हूँ। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, उत और ज्वल। यहाँ पर जो उत है ये एक उपसर्ग है, जैसे उत्साह में आपने इसको देखा होगा, या उत्कर्ष। ठीक है, तो ये जो पहला शब्द है ये है एक अव्यय, ये उपसर्ग है उत, और उसके बाद में दूसरा शब्द है ज्वल, जो कि संस्कृत की एक धातु ज्वल धातु से बनता है, जिसका मतलब होता है जलना। तो उत ज्वल यहाँ पर दो शब्द हैं, जब इनको मिलाया जाता है आपस में संधि की जाती है तो व्यंजन संधि करने के बाद इस त की जगह पर ज हो जाता है, क्योंकि इस त के तुरंत बाद ज है। व्यंजन संधि वाले वीडियो में भी ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। तो क्योंकि त के तुरंत बाद ज यहाँ पर आ रहा है इसलिए ये त भी ज में ही बदल जाता है। जैसे सत जन, यहाँ पर त जो है सत में जो त है ये भी ज में बदल गया है क्योंकि त के तुरंत बाद ज है। उसी तरह से उज्ज्वल, यहाँ पर जो त है ये ज में बदल जाएगा और ये आधा यानी हाफ ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। तो इसको लिखने का सही तरीका होगा उज्ज्वल। तीसरा वर्ड है कृपया। इस वर्ड को लगभग हर जगह पर, मैंने भी कई जगह पर इसको मिस स्पेल्ड ही लिखा हुआ देखा है। ये संस्कृत के एक वर्ड की फॉर्म है, वो संस्कृत का वर्ड है कृपा, जिसकी ये फॉर्म बनी हुई है कृपया। कृपा वर्ड की फॉर्म संस्कृत में जब हम तृतीय विभक्ति यानी करण कारक में बनाते हैं तो वो फॉर्म हो जाती है कृपया। ऐसे जितने भी वर्ड होंगे उनकी फॉर्म ऐसे ही बनाई जाती है संस्कृत में। जैसे अनुकंपा, तो तृतीय विभक्ति यानी करण कारक में इसकी फॉर्म होगी अनुकंपया। करण कारक कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हिंदी में से या के द्वारा यूज करते हैं, जैसे आप इंग्लिश में बाय यूज करते हैं, वैसे ही संस्कृत में ये करण कारक तृतीय विभक्ति यूज की जाती है। तो कृपया का मतलब होगा बाय द ग्रेस, कृपया यानी कृपा के द्वारा। अगला वर्ड है श्रीमती। यहाँ पर भी दो वर्ड है संस्कृत के, एक पहला है श्री और उसके बाद एक प्रत्यय है, संस्कृत का प्रत्यय है मतु। मतु प्रत्यय जो है इसमें से केवल मत बच जाता है, उसके बाद ये वर्ड होगा श्रीमत। अब यहाँ पर इस वर्ड को स्त्रीलिंग बनाने के लिए एक और प्रत्यय यूज किया जाता है जिसका ई शेष बचता है।
तो कुल मिलाकर के ये वर्ड बनता है श्रीमती। लास्ट में आप ई देख रहे हैं, वो दीर्घ ई है, बड़ी ई है, जिसका मीनिंग हो जाता है श्री से युक्त। श्री मतलब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, तो समृद्धि से युक्त स्त्री श्रीमती। अगला वर्ड भी इससे मिला जुला ही है, ये है श्रीमान। श्री का मतलब पहले बता चुका हूँ, श्री मतलब समृद्धि, और उसके बाद मतु प्रत्यय ही यूज किया गया है, वही संस्कृत का जिसका मत बच जाता है, और पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए इसे हम लिखते हैं श्रीमान। इसको लिखने का सही तरीका है इस तरीके से, न में आप देख रहे हैं हलंत का प्रयोग किया गया है। तो मीनिंग होता है श्री यानी समृद्धि से युक्त पुरुष। अगला वर्ड है गुरु। इसे आपने दोनों तरीके से कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन सही तरीका है जो र है उसमें ह्रस्व उ यानी छोटे ऊ का प्रयोग किया जाता है। छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाती है, न कि बड़े ऊ की। दोनों ही व्यंजनों में ह्रस्व यानी छोटे ऊ की मात्रा है गुरु, और इसका अर्थ होता है भारी या श्रेष्ठ। अगला शब्द है महत्व। ये संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड महत और उसके बाद एक प्रत्यय है त्व। तो महत का मतलब होता है बड़ा, और त्व प्रत्यय लगाकर हम शब्दों को संज्ञा में बदल देते हैं। तो महत्व का मतलब होगा बड़प्पन। अब इसको सही लिखने का तरीका क्या है, देखिए महत पहला वर्ड है जिसमें त है ऑलरेडी, और उसके बाद है त्व एक प्रत्यय, तो वहां पर भी एक त है, दोनों त को लिखा जाएगा। तो सही तरीका इसको लिखने का होगा महत्व, इस तरीके से जहां दोनों त दिखाई देंगे, न कि महत्व जहां पर खाली एक त दिखाई दे रहा है। क्योंकि महत जो वर्ड है उसमें ऑलरेडी एक त है, इसलिए इसे ऐसे लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि त्व को प्रत्यय लगा करके हर वर्ड में हम डबल त ही यूज करेंगे। जैसे गुरु अगर वर्ड होता और उसके बाद त्व प्रत्यय यूज करते तो गुरुत्व ऐसे लिखा जाता है, वहाँ डबल त नहीं होता क्योंकि गुरु में त नहीं है। लेकिन यहाँ जो वर्ड है पहला महत, उसमें ऑलरेडी एक त है, इसलिए इसको लिखने का तरीका ये होगा महत्व। इस प्रकार से दो त को यूज करके इसे लिखा जाए। अगला वर्ड है राजनीतिक या राजनैतिक। क्या सही होगा, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है राजनीति, और उसके बाद संस्कृत का एक प्रत्यय यूज हुआ है ठक। वो प्रत्यय है ठक, जी हाँ, लेकिन वो जो ठक प्रत्यय है वो इक में बदल जाता है। और इसके साथ ही साथ एक चेंज और होता है इसमें, कि जो सबसे पहला स्वर है, यानी उस वर्ड का सबसे पहला जो स्वर है उस स्वर में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का मतलब होता है अगर वो अ या आ है तो आ बन जाएगा, आ में बदल जाएगा। अगर वो ई या ए है तो ए में बदल जाएगा। अगर वो पहला स्वर उ या ओ है तो औ में बदल जाएगा। और अगर वो पहला स्वर री है तो वो आर में बदल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजनीतिक, यहाँ सबसे पहला राजनीति जो वर्ड है सबसे पहला स्वर है आ, तो ये आ ही रहेगा और वर्ड लिखा जाएगा राजनीतिक। तो अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि हमने तो नैतिक वर्ड भी लिखा हुआ देखा है कई जगह, दो शब्दों से मिलकर बना होता है नीति और ठग प्रत्यय। ठग प्रत्यय लगते ही जो नीति में न में ई की मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि वो होगी ए के रूप में, वो नी की जगह न हो जाएगा, इसलिए वो नैतिक लिखा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इतिहास ठग, इतिहास में जो ई है उसको ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी ठीक। लेकिन यहाँ जो वर्ड है राजनीति, राजनीति में जो सबसे पहला स्वर है वो अपने आप में ही वृद्धि है, यानी आ है, उसको अब और ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीति जो वर्ड है, नीति में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको लिखने का सही तरीका होगा राजनीतिक, न कि राजनैतिक। अगला वर्ड है विनती। इसको लिखने का सही तरीका है विनती, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वी एक उपसर्ग है और उसके बाद नति ये वर्ड है। नति जैसे उन्नति, यहाँ पर भी आप देखते हैं उन्नति, लास्ट में नति वर्ड है, वहाँ पर उत उपसर्ग है और नति वर्ड है। यहाँ पर वी उपसर्ग है और नति वर्ड है। विशेष झुकाव, इसका मतलब है विशेष आग्रह, विनती। तो इसको लिखने का सही तरीका, इसकी स्पेलिंग बनेगी विनती, इस प्रकार से। अगला जो शब्द है वो है परीक्षा। ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है। परि एक उपसर्ग है और उसके बाद है ईक्षा। ईक्ष धातु संस्कृत में देखने के अर्थ में यूज होती है। तो परि ईक्षा यानी चारों तरफ से देखना, चारों तरफ से देखने को बोलते हैं परीक्षा। जब आपकी परीक्षा होती है आपको चारों तरफ से देखा जाता है, सब तरफ से देख करके आपका मूल्यांकन किया जाता है।
तो परीक्षा लिखने का सही तरीका होगा ये परीक्षा। तो ये थे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऐसे 10 कॉमन एरर वाले शब्द जिन्हें लिखने में हम अधिकतर मिस्टेक करते हैं या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरीके के और वीडियोस में जब आते रहें हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अगला वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर, किस ग्रामर के टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। फिर मुलाकात होगी आगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।